Hello students, welcome in the class of economics again. In this video, we will study about the consumer's equilibrium through indifference curve approach. Indifference curve approach क्या है, what is indifference curve approach, इससे रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और आपको ये भी पता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। और इससे रिलेटेड जो फर्स्ट अप्रोच है यूटिलिटी एनालिसिस, वो अभी तक आपने नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, उन वीडियो के लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। साथ साथ चैप्टर फर्स्ट की प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आप चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड से रिलेटेड जो पार्ट हैं, जो वीडियोज़ हैं, जो पढ़ चुके हैं हम और आपने नहीं पढ़े, नहीं देखे हैं, तो आप पहले उनको देखें, ताकि जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वीडियोज़ में या चैप्टर में, तो जो इसके जो टर्म्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो आपको अच्छे समझ में आ पाएंगे। ओके, तो इससे रिलेटेड जो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इट इज़ अ कंडीशन इन विच कंज्यूमर गेन्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देयर लिमिटेड इनकम, लिमिटेड रिसोर्सेज। कंज्यूमर के जो लिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसकी इनकम है, और इससे रिलेटेड जो उसकी जो बेसिक टर्म है यहाँ पर, ये कि कंज्यूमर जो किस प्रकार से अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करेगा, हाउ टू मैक्सिमाइज कंज्यूमर हिज सेटिस्फेक्शन विथ लिमिटेड इनकम। हम ये जानते हैं कंज्यूमर इनकम लिमिटेड होती है। इससे रिलेटेड जो फर्स्ट टॉपिक है यूटिलिटी एनालिसिस, इससे रिलेटेड जो फर्स्ट एनालिसिस है यूटिलिटी एनालिसिस, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर समझेंगे इंडिफरेंस का अप्रोच, जो कि इसके बेटरमेंट के रूप में, किसके बेटरमेंट के रूप में, हमने जो यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा है, जो स्टडी की है, जो समझा है, उससे रिलेटेड जिसका जो बेटरमेंट है वो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो ये क्या है, इससे रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं वो हम पहले देखेंगे, और इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कैसे हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज कंसिडर्ड एज बेटर अप्रोच। मैंने बताया आपको, ये जो है यूटिलिटी एनालिसिस से थोड़ा सा बेटर अप्रोच है। ओके, देन यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच ऑफ मार्शल। ट्रेडिशनली यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। पहले क्या माना जाता कि यूटिलिटी को मापा जा सकता है न्यूमेरिकली, मतलब उसको हम डिजिट में लिख सकते हैं। और उसको कैसे माप सकते थे हम, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें हम मेजर कर सकते थे। तो क्या क्या बातें यहाँ पर आ गई है, एक तो क्या ये बेटर अप्रोच है, दूसरा हम इसको न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, किस माना गया था, यूटिलिटी अप्रोच को। और यूटिलिटी अप्रोच में जो बेसिक टर्म्स जो थी वही टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, इन सब के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो उसको हम क्या बोलते थे, कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल का मतलब होता है गणनावाचक, गणनावाचक मतलब काउंट किया जा सके से, है ना, काउंटेबल, जिसको काउंट कर सके। तो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी था, क्योंकि हमने यहाँ पर ये माना था, या मार्शल के व्यू पॉइंट से मानते थे कि यूटिलिटी को मापा जा सकता है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। समझा था हमने, 1 2 3 4 नंबर में उसको दे सकते थे। ओके, बट इन रियलिटी सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी कैन नेवर बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। ये बात आपको पता है, हमको पता है कि हम किसी भी कमोडिटी से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को डिजिट में, अंकों में नहीं लिख सकते, नंबर्स में नहीं लिख सकते। वी कांट मेजर, वी कांट शो, वी कांट राइट द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। हम नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं क्या कि एक एप्पल से आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, सेकेंड एप्पल से कितनी यूटिलिटी मिल रही है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर इसके आगे प्रोफेसर J.R. हिक्स, ध्यान रखना, J.R. हिक्स प्रेजेंटेड एन अल्टरनेटिव टेक्निक कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब J.R. हिक्स ने जो अल्टरनेटिव टेक्निक दी थी वो थी यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, विच इज़ द बेस्ड एंड ऑर्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। मतलब यहाँ पर क्या है, ऑर्डिनल मेजर, यानी यूटिलिटी को ऑर्डर में सेट करना। ऑर्डिनल मेजर का मतलब है कि एक बात तो ये है कि प्रोफेसर J.R. हिक्स के अकॉर्डिंग कि अलग अलग कॉमोडिटी या अलग अलग यूनिट से, सिंगल कॉमोडिटी की अलग अलग यूनिट से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को नंबर में शो नहीं कर सकते, पर उसका एक रफली आइडिया अपने माइंड में होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसमें ऑर्डर में सेट कर देते हैं उसको, कि फर्स्ट रैंक पर हमारे माइंड में कौन सी कॉमोडिटी की यूनिट्स स्टे कर रही है, सेकेंड रैंक पर जो है वो कौन सी स्टे कर रही है। जैसा कि आप कहीं नाश्ता करते हैं, समोसा बनाने वाले हैं, 2 लारी वाले हैं जो समोसा बनाते हैं, तो दोनों के टेस्ट में डिफरेंट होगा, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, डिफरेंस आएगा। तो उन दोनों में भी आपके माइंड में होगा कि ए नाश्ता वाला जो है
वो अच्छा समोसा बनाता है, बी वाला अच्छा बनाता है, उसको आप मेज़र नहीं कर सकते, मतलब अंकों में लिख सकते हैं, नहीं डिजिट में नहीं शो कर सकते, पर आपके माइंड में आइडिया होगा कि ए बेटर है देन बी और बी इज़ बेटर देन ए, ये आपके माइंड में होगा। तो यहाँ पर हम जो है यूटिलिटी को ऑर्डर फॉर्म में सेट करते हैं, मतलब हम उसको रैंक देते हैं। तो क्या बताया इन्होंने, दिस इज बेस्ड ऑन assumption दैट एवरी कंज्यूमर हैड एन स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस डिनोटिंग रैंक्स लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मैंने बताया अब आपको कि हर कंज्यूमर जो होता है वो कमोडिटी के अलग अलग यूनिट से मिलने सेटिस्फेक्शन को अपने माइंड में रखकर फिर उनको रैंक देता है कि मेरे को फर्स्ट रैंक पे कौन सी यूटिलिटी, कौन सी यूनिट अच्छी लग रही है, सेकंड पे कौन सी लग रही है, थर्ड पे कौन सी लग रही है ना, उसके अकॉर्डिंग वो रैंक दे देता है अपने माइंड में सेट करके। तो टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स एंड ही कैन टेल विच बंडल और कॉम्बिनेशन ही लाइक्स बेस्ट, और फिर अपने माइंड में सेट करके बताता है कि कौन सा बंडल या कौन सा कॉम्बिनेशन उसको सबसे बेस्ट लग रहा है। ठीक है, इन शॉर्ट what is indifference analysis? The indifference analysis is the successor of utility analysis. It is the better approach to find consumers equilibrium. ध्यान रखना, better approach है than utility analysis. Okay, according to indifference analysis, consumer ranks the combinations available them. यानी उसके पास जो बंडल होते हैं उन बंडलों में वो रैंक प्रोवाइड करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर में सेट करता है। सो इट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनल एनालिसिस। ठीक है, ऑर्डिनल व्यू पॉइंट बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर एक बात आ रही, कंजप्शन बंडल। व्हाट इज कंजप्शन बंडल, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर समझना होगा। तो कंजप्शन बंडल किसे कहते हैं? सिंपल, बंडल, कंजप्शन बंडल, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द टू गुड्स इज कॉल्ड कंजप्शन बंडल। अमाउंट ऑफ द टू गुड्स, जो दो गुड है अलग अलग, उनके अमाउंट को हम यहाँ पर कंजप्शन बंडल कहते हैं। जैसे कि सपोज वी हैव टू गुड्स लाइक x एंड y। ओके, अब x की सपोज अपने पास 5 यूनिट्स हैं और y की सपोज 6 यूनिट हैं। सो इट इज कॉल्ड बंडल, कंजप्शन बंडल। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टू गुड्स, यानी ये कॉम्बिनेशन है, ये एक संयोग है किसका? दो गुड का, उनके अमाउंट का। इसमें बता रहे हैं x 5 यूनिट है और y 6 यूनिट है। इस प्रकार से एक कंजप्शन बंडल हो सकता है जैसे कि 3 एंड 4। इसका मतलब x कितनी हो गई? 3rd, और 4 कितना हो गया? y कितना हो गया? 4। तो एक बात और बता दूँ आपको, एक क्वेश्चन पूछता हूँ उससे, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बंडल लिखा है 2 एंड 3। इसमें आपको बताना है इस 2 एंड 3 बंडल में कौन सी कमोडिटी y है, मतलब y की कितनी यूनिट है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, अपना नाम लिखना है और फिर आपको कमेंट करना, बताना है कि इस 2 3 में y की यूनिट्स कितनी है। ओके, सो इट इज़ कॉल्ड कंजप्शन बंडल। और ध्यान रखना, अब कंजप्शन बंडल जो होता है वो कंज्यूमर की इनकम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा? एक तो कंज्यूमर की इनकम पर और दूसरा कमोडिटी की प्राइस पर। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है 5 एंड 6, तो ये 5 एंड 6 उसके पास कंजप्शन बंडल जो है वो x की 5 यूनिट y की 6 यूनिट कंज्यूम कर पा रहा है। कब? कमोडिटी की प्राइसेस को देखते हुए, कंज्यूमर की इनकम को देखते हुए। ओके, तो यहाँ पर किस पर डिपेंड करेगा कंजप्शन बंडल? कंज्यूमर की इनकम और कंज्यूमर की कमोडिटी की प्राइसेस पे। क्लियर? तो ओके, कंजप्शन बंडल हम देख चुके हैं। अब हमें समझना है यहाँ पर कंज्यूमर्स बजट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपने पास है कंज्यूमर्स बजट। व्हाट इज कंज्यूमर्स बजट? सिंपल टर्म बेटा, द कंज्यूमर कांट बाय एनी एंड एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये बात ध्यान रखना है कि आप और हम अलग अलग कॉमोडिटी का कोई भी कॉम्बिनेशन है वो हम कंज्यूम नहीं कर सकते, हर एक कॉम्बिनेशन को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। अभी हम देखा है कंजप्शन बंडल डिपेंड्स ऑन प्राइस एंड कंज्यूमर्स इनकम, इन दोनों पर डिपेंड करता है। यानी कुल मिलाकर कमोडिटी की प्राइस और इनकम, इन दोनों में जो कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर को सेट होंगे, जो कॉम्बिनेशन कंज्यूमर कंज्यूम कर पाएगा, उन्हीं बंडलों को कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है। इसके अलावा और कोई भी बंडल जो होंगे वो कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो इसकी इनकम से बाहर होंगे। यानी जो कंजप्शन बंडल
उसकी इनकम के अंदर होंगे, उसकी इनकम से उसको परचेस कर सकता है, उनकी प्राइजेस को देखते हुए, उसकी लिमिटेड इनकम को देखते हुए परचेस कर सकता है, वही कंजप्शन बंडल वो कंज्यूम कर पाएगा। इसके अलावा वो हर एक बंडल को या हर एक कॉम्बिनेशन को कंज्यूम नहीं कर सकता है। ओके, दैट ही मे वांट टू कंज्यूम। नेक्स्ट, गिवन कंज्यूमर्स फिक्स्ड इनकम, ध्यान रखना बात आ गई यहाँ पर, कंज्यूमर की जो इनकम क्या है, फिक्स है, एंड द प्राइजेज ऑफ द टू गुड, कंज्यूमर की इनकम के रहते हुए जो कंज्यूमर की इनकम दे रखी वो कांस्टेंट है, और कमोडिटीज़ की प्राइजेस दे रखी वो भी हमने यहाँ पर कांस्टेंट मानी है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द कंज्यूमर कांट अफोर्ड टू बाय ओनली दोज बंडल्स, सॉरी कांट नहीं, कैन, ध्यान रखना यहाँ पर, द कंज्यूमर कैन ऑफर टू बाय ओनली दोज बंडल्स विच इज या विच कॉस्ट, यहाँ पर मैं उसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, टी नहीं आ रहा है, ध्यान रखना, यहाँ पर ये पीडीएफ में थोड़ा सा कट गया है तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर जो वर्ड है वो है कॉस्ट, COST। तो वापस बताता हूँ आपको, गिवन कंज्यूमर्स फिक्स इनकम एंड द प्राइजेस ऑफ द टू गुड्स, द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय ओनली दोज बंडल्स विच कॉस्ट इज लेस देन और इक्वल टू कंज्यूमर्स इनकम, कॉल्ड कंज्यूमर्स बजट। यानी कंज्यूमर जो है उन्हीं बंडलों को कंज्यूम कर पाएगा जिनकी कॉस्ट, जिन पर आया हुआ खर्चा कंज्यूमर की इनकम से कम हो या कंज्यूमर की इनकम के बराबर हो। कंज्यूमर के पास सपोज 100 रुपीज़ हैं तो वो उन्हीं बंडलों को कंज्यूम कर पाएगा या फिर जिनकी कॉस्ट या तो 100 रुपीज़ के बराबर हो या 100 रुपीज़ से कम हो। अगर सपोज ऐसे कॉम्बिनेशन जिनकी कॉस्ट 120 आ रही हो तो क्या वो कंज्यूम कर पाएगा क्या? आप खुद ही सोचिए, क्या कंज्यूमर के पास इतना पैसा है क्या? कंज्यूमर के पास तो ओनली 100 रुपीज़ है, और अगर कंजप्शन बंडल की कॉस्ट अगर 120 आ रही तो क्या कंज्यूमर उस बंडल को कंज्यूम कर पाएगा क्या? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। कंज्यूमर कौन से बंडल कंज्यूम कर पाएगा? जिनकी कॉस्ट या तो कंज्यूमर की इनकम मतलब 100 रुपीज़ के इक्वल हो या 100 से कम हो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 99 और 100, यानी ऐसे बंडल जिनकी कॉस्ट 100 या 100 से कम आएगी, 100 या 100 से कम होगी, वही कॉम्बिनेशन जो है कंज्यूमर कंज्यूम कर पाएगा। और ऐसे कॉम्बिनेशंस को, ऐसे सेट ऑफ कॉम्बिनेशन को जिसमें, यानी ऐसे कॉम्बिनेशन हम शो करें जिसमें कंज्यूमर की जो या फिर बंडल की जो कॉस्ट है कंज्यूमर की इनकम के बराबर या उससे कम हो, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर्स बजट। क्या कहते हैं उसको? कंज्यूमर बजट। क्लियर? अब बजट सेट, नेक्स्ट जो से टॉपिक है इससे रिलेटेड, बजट सेट। बजट सेट क्या हो गया? सिंपल है, जो कंज्यूमर का जो बजट है उसको अगर हम सिस्टमेटिकली टेबल में शो करते हैं या ग्रुपिंग में शो करते हैं, यानी ऐसे बंडल जो कंज्यूमर कंज्यूम कर पा रहा है कंज्यूमर की लिमिटेड इनकम और अलग कमोडिटी की प्राइसेस के रहते हुए, उन बंडलों को अगर हम एक साथ कंबाइंड वे से रिप्रेजेंट कर दें तो वो कहलाता है बजट सेट। सिंपल टॉपिक है, देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द बंडल्स ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाय with his income at the prevailing market prices। ध्यान रखना यहाँ पर उसकी जो इनकम है और मार्केट में जो कमोडिटी की प्राइसेस हैं उनके रहते हुए ऐसे कॉम्बिनेशन, ऐसे सब कॉम्बिनेशन, टोटल जितने भी कॉम्बिनेशन है, जितने भी बंडल है जो कंज्यूमर कंज्यूम कर सक रहा है, ऐसे सभी कॉम्बिनेशन को अगर हम एक साथ रिप्रेजेंट कर दें, इट इज़ कॉल्ड बजट सेट। तो व्हाट इज बजट सेट? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द बंडल्स ऑफ द टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाय with his income at the prevailing market prices। The consumer can buy only bundles such as, अब कौन कौन से बंडल को कंज्यूम कर पाएगा? इसका जो फॉर्मूला अपने पास है, P1X1 प्लस P2X2, देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये P1X1 प्लस P2X2 इज लेस देन और इक्वल टू M। अब यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि ये जो P1X1 है, P1, what is P1? प्राइस ऑफ वन गुड, X1 अमाउंट ऑफ वन गुड। मतलब क्या बताएगा कि वन गुड पर, गुड वन जो है उस पर कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है वो तो बता रहा है P1X1, ओके। और P2X2 क्या बताएगा? गुड टू पर जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो सब बताएगा P2X2। यानी यहाँ पर X2 जो है मतलब गुड टू का अमाउंट है और P2 उसकी प्राइस है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पर क्या आ जाएगा? गुड टू पर एक्सपेंडिचर, और P1X1 क्या हो जाएगा?
गुड वन पर एक्सपेंडिचर, ठीक है। और बताता हूँ आपको, P1X1 इट इज़ द एक्सपेंडिचर ऑफ द गुड वन, P2X2 इट इज़ द एक्सपेंडिचर ऑन गुड टू। मतलब गुड वन और गुड टू दोनों पर जो खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो सब हम यहाँ पर बता देते हैं। तो क्या बता सकते हैं हम कि गुड वन पर एक्सपेंडिचर और गुड टू पर एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर M से कम या उसके बराबर होगा, लेस देन M और इक्वल टू M। M, व्हाट इज M? M रिप्रेजेंट्स कंज्यूमर्स इनकम। M क्या बता रहा है यहाँ पर? कंज्यूमर की इनकम को। मतलब साफ है कि गुड वन पे एक्सपेंडिचर और गुड टू पे एक्सपेंडिचर, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो वो जो कॉस्ट होगी, वो जो एक्सपेंडिचर होगा गुड वन एंड गुड टू पर, वो या तो कंज्यूमर की इनकम से कम होगा या कंज्यूमर की इनकम के बराबर ही होगा, ठीक है। ऐसे बंडल ही कंज्यूमर कंज्यूम कर पाएगा, इसके अलावा और कोई भी बंडल कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर पाएगा। क्लियर? इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल आपके सामने है। सपोज M इज इक्वल टू 20 रुपीज़, मतलब कंज्यूमर के पास जो है 20 रुपीज़ है। P1 एंड P2 वो है 5 रुपीज़ फॉर ईच यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मतलब अगर हम गुड वन के लिए गुड वन की एक यूनिट परचेज करें तो भी हमें 5 रुपीज़ पे करने होंगे। गुड टू की अगर हम एक यूनिट परचेज कर रहे हैं तो भी हमें 5 रुपीज़ पे करने होंगे। इसका मतलब P1 एंड P2, मतलब गुड वन की प्राइस, गुड टू की प्राइस, दोनों 5 रुपीज़ हैं। इस कंडीशन में ऐसे कौन कौन से बंडल जो है कंज्यूमर कंज्यूम कर पाएगा, वो हमें यहाँ पर देखने हैं। मतलब हमें यहाँ पर समझना होगा कि कौन कौन से बंडल्स होंगे जो कंज्यूमर कंज्यूम कर पाएगा। तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है? सबसे पहले अपने पास कंज्यूमर की इनकम 20 रुपीज़ रहते हुए और दोनों कमोडिटीज़ की प्राइस जो है 5 रुपीज़ रहते हुए। सबसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? 0-0 हो सकता है, मतलब कोई भी कमोडिटी कंज्यूम नहीं करे। या फिर उसके बाद 0-1, इस पर कॉस्ट कितनी आएगी? 5 रुपीज़, क्योंकि हम अगर 1 यूनिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 रुपीज़। इसका मतलब कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है। फिर इसके बाद आ जाएगा 0-2, इसकी कॉस्ट कितनी होगी? सोचो, 10 रुपीज़। क्यों? क्योंकि गुड टू की 1-2 यूनिट वो कंज्यूम कर पाया और प्राइस जो है वो 5 रुपीज़ है। 5 × 2 इज इक्वल टू 10। क्लियर? फिर इसके आगे कौन सा बंडल हो सकता है? 0-3, इसको भी कंज्यूम कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्ट 15 रुपीज़ आएगी। फिर इसके नेक्स्ट जो हो जाएगा क्या? 0-4, ठीक है, मतलब इसकी कॉस्ट 20 रुपीज़ है और कंज्यूमर के पास भी 20 रुपीज़ है। फिर नेक्स्ट बंडल क्या हो जाना चाहिए? 0-5। 0-5, क्या 0-5 कंज्यूम कर पाएगा कंज्यूमर? यस और नो? वाई? सोचा कुछ? क्यों? 0-5 बंडल कंज्यूम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? कर पाएगा तो क्यों, और नहीं कर पाएगा तो क्यों? वाई नहीं कर पाएगा? ऐसा है ना? क्यों? क्योंकि 0-5 उसको परचेस करने के लिए कितने रुपए चाहिए उसको? 25 रुपीज़, और कंज्यूमर के पास कितने? सिर्फ 20 रुपीज़। इसका मतलब ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर की इनकम से बाहर जा रहा हो, जिसकी कॉस्ट कंज्यूमर की इनकम से बाहर जा रही हो, कंज्यूमर उसको परचेज नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब 0-5 बंडल वो परचेज नहीं कर सकता है। तो कौन कौन से बंडल वो परचेज करेगा? जिनकी कॉस्ट देख रहे हैं यहाँ पर, या तो 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, है ना, जिनकी कॉस्ट या तो 20 रुपीज़ या 20 रुपीज़ से कम हो। तो इसके अलावा और भी बंडल हो सकते हैं, और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये तो हमने 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4 लिया, मतलब हमने x को, मतलब गुड वन को 0 मान लिया, और गुड टू की अमाउंट बढ़ रहा है 1, 2, 3, 4। इसके अलावा और भी बंडल हो सकते हैं। कौन कौन से? वो सामने आपने देख रहे हैं आप। इसके अलावा फिर 1-0, 1-1, 1-2, 2-0 और 3-0, फिर 4-0 भी हो सकता है। 5-0 होगा क्या? क्या कंज्यूमर 5-0 बंडल को कंज्यूम कर पाएगा? यस और नो? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, है ना। 5-0 बंडल जो है वो कंज्यूम नहीं कर पाएगा या कर पाएगा? यस और नो बताना। 50- यस, 50- नो, ताकि मुझे पता चले किन किन बच्चों ने बताया कर पाएगा नहीं कर पाएगा, है ना। सोच के बताना, ओके। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है, पता चले मुझे कि आप कितना समझ रहे हो। तो ये बंडल उसके पास हो गए। फिर इसके अलावा और कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कौन कौन से? 2-0,
फिर सॉरी 20 है, 21 है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है सामने आपके, ये रहा, बड़ा कर देते हैं, ये सामने आ गया आपके। कौन कौन सा बदल सकता है? स्टार्टिंग वाले कौन से थे? 00, 01, 02, 03 एंड 04। फिर उसके बाद 10, 11, 12, 13। फिर नेक्स्ट 20, 21, 22, 23 हो पाएगा क्या? यस और नो? 23 के बारे में बताना। अगर हम आगे 23 बंडल लेते हैं तो क्या कंज्यूमर कंज्यूम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना? डिटेल में बताना। 23 डैश यस, 23 डैश नो, ठीक है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था वैसे ही। फिर इसके अलावा नेक्स्ट 30, 31 एंड 40। तो ये कुछ बंडल हैं जो कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है। इसके अलावा ऐसे बंडल जिनकी कॉस्ट, यानी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इन सब बंडल में कॉस्ट को देखें तो कौन कौन से बंडल है? जैसे 04, 13, 22, 31 एंड 40। इन बंडल की कॉस्ट कंज्यूमर की इनकम के इक्वल है। देख सकते हैं आप, 40 के लिए 20 रुपीज़ चाहिए, 30 के लिए भी 20 रुपीज़, 22 के लिए भी 20 रुपीज़, 13 के लिए भी 20 रुपीज़ और 04 के लिए भी 20 रुपीज़। क्यों? क्योंकि गुड 1 और गुड 2 दोनों की प्राइस जो है वो 5 रुपीज़ पर यूनिट है, यानी एक यूनिट के लिए उसको 5 रुपीज़ देने हैं। तो ऐसे कौन से बंडल जिनकी कॉस्ट कंज्यूमर की इनकम के इक्वल हो जाएगी, जिनमें दोनों ही कम्युनिटी को हम जोड़ें, दोनों ही कम्युनिटी की यूनिट्स को हम प्लस करें तो जिनका अमाउंट 4 यूनिट आए, वैसे ही बंडल वो कंज्यूम कर पाएगा जिनकी कॉस्ट कंज्यूमर के इनकम के बराबर हो। ठीक है। इसके अलावा जो बंडल होंगे देख रहे हैं हम कौन कौन से, 00, 01, 02, 03, 10, 11, 12, 20, 21, 30। ये बंडल जो हैं इनकी कॉस्ट कंज्यूमर की इनकम से कम है। आप देख सकते हैं क्यों? क्योंकि इन सभी बंडल में अगर हम दोनों यूनिट को हम प्लस करें, गुड 1 और गुड 2 दोनों को प्लस करें तो उनका अमाउंट 4 यूनिट नहीं आ रहा है। अगर 4 यूनिट आता तो कंज्यूमर की इनकम के इक्विवेलेंट होता है ना। सही बात है। तो समझ में आ गया कुल मिला के व्हाट इज बजट सेट। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझा। तो कुल मिला के बजट सेट क्या है? सिंपल बजट सेट रिप्रेजेंट्स दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है? दो गुड के अलग कॉम्बिनेशन है ना, सेट है पूरा पूरा। तो इट रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच कैन अ कंज्यूमर बाय विथ हिज लिमिटेड इनकम एंड प्रिवेलिंग मार्केट प्राइजेस। मतलब ये उन बंडलों को रिप्रेजेंट करता है जिनकी कॉस्ट या जिनको कंज्यूमर उसकी लिमिटेड इनकम और दोनों कम्युनिटी प्राइस के रहते हुए परचेस कर सकता है। ओके, जिसमें हो सकता है कि उनकी कॉस्ट जो है वो कंज्यूमर की इनकम के इक्वल हो। ये वाले जो है ना इक्वेशन, ये देखा था अपन ने, P1x1 प्लस P2x2 इज लेस देन इक्वल टू M। यानी इसमें वो बंडल आ जाते हैं जिनकी कॉस्ट या तो इनकम से कम होगी या इनकम के इक्वलेंट होगी। ओके, इट इज बजट सेट। नेक्स्ट टॉपिक, बजट कॉन्स्ट्रेंट और बजट सेट। बस इस वीडियो में इतना ही बेटा, है ना। बहुत लंबा हो जाएगा, फिर बोरिंग हो जाओगे आप। तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो अपना नाम टाइप ज़रूर करें। और मैंने कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं इस वीडियो में, जो भी पढ़ा है अपन ने उससे रिलेटेड जो बेसिक जो कुछ कॉन्सेप्ट बनते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, तो उनके जवाब, उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना विथ नेम। ठीक है, नाम जरूर लिखना है, कौन सा सेक्शन है ये भी आप बता सकते हैं। और आपको वर्क क्या करना है बताता हूँ आपको नोट्स की कॉपी में, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, पूछना नहीं पड़े कि ऐसे आपको करना है। सिंपल से टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, वो आपको ध्यान रखना है। कंज्यूमर अप्रोच जो ये, इसमें कुछ नहीं लिखना है इतना। टर्म्स में आपको कंजप्शन बंडल लिखना है, डिफाइन करना है, कंज्यूमर्स बजट डिफाइन करना है, बजट सेट डिफाइन करना है। ठीक है, बजट सेट को डिफाइन करने के बाद आपको पूरा एग्जाम्पल नहीं लिखना है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है और उस फॉर्मूले का जो एक्सप्लेनेशन है, फुल फॉर्म है, वो आपको बताना है। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। कुछ 2-4 टॉपिक समझें और लगभग वीडियो 25 मिनट के आसपास हो गया है, तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरु जी, बाय बाय।